नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी में इस बार जो एग्ज़ाम हुआ में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री खूब पूछे गए। हम लोगों का कोशिश है कि हम लोग वो प्रश्न आपके सामने लेकर आए। एक तो होता है कि कुछ भी नॉनसेंस प्रश्न आपको दे दें, पर हम लोग ने जो प्रश्न सेट किया है वो सिंपली एनसीईआरटी को उठाया है और जो डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम हुए हैं वो हम लोगों ने टॉपिक को सेग्रीगेट किया है और उस टॉपिक के तहत उन टॉपिक को हम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़कर प्रश्न सेट किया है। हम लोगों का सोर्स एनसीईआरटी है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न पसंद भी आएंगे और जो कमी रहेगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगली बार सुधार कर लेंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज जो हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर इस 50 क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया तो हमारा स्ट्राइक रेट आपके एग्जाम में 90% रहेगा। हम जो बोलते हैं उसका कुछ बेसिस होता है, जो हुआ है उसमें जाकर देख लीजिएगा कि हवा में बात करते हैं कि कुछ तथ्य रहता है तब बात करते हैं। इसलिए हवा में बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग इसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी तल्लीनता से मेहनत करके प्रश्न बनाते हैं, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, एक एक चीज़ एनसीईआरटी से उठाते हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा है, अपने मेहनत पर भरोसा है। स्टार्ट करते हैं। वाई डिड अकबर, ये सीधा स्टेटमेंट हमने एनसीईआरटी से उठाया है। इसका करेक्ट आंसर है कि अकबर फतेहपुर सिकरी को क्यों कैपिटल बनाता है। इसका करेक्ट आंसर है इट वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आप अकबर को देखेंगे, अजमेर है तो अजमेर में किसका सिलसिला है? यह है अकबर। देखिए, थोड़ा सा हम लोग चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर का नाम है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला क्या है? आप अगर देखेंगे कि अगर वेदांतिक फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वेदांतिक फिलॉसफी में योग एक फिलॉसफी है, पूर्व मीमांसा एक फिलॉसफी है। कहने का मतलब है कि जो आपका वैदिक रिचुअल्स हैं, जो वैदिक फिलॉसफी है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होगा। आपके पुराण का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा। एक आदमी ने कुछ और इंटरप्रिटेशन किया, वाई आदमी ने कुछ और इंटरप्रिटेशन किया। जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हुए हैं उसको आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट है उसका नाम है पूर्व मीमांसा, एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो द्वैत फिलॉसफी पर बेस्ड है, एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पुष्टि मार्ग पर बेस्ड है, एक स्कूल ऑफ थॉट अद्वैत फिलॉसफी पर बेस्ड है। उन्होंने कैसे हमारे वेदास को, हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उसको कैसे डिकोड किया, उसके डिकोडिंग पर उन्होंने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट बनाया। उसी तरह से इस्लाम में जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं, अगर आप हम लोग देखेंगे हिंदुइज्म में तो हम लोग का एक परंपरा होता है, गुरु शिष्य परंपरा। उसी तरह से अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम में जो परंपरा है उसको गुरु को कहते हैं पीर, और जो शिष्य होता है उसको कहते हैं मुरीद। तो इस्लाम में होता है पीर मुरीद परंपरा और हम लोग में होता है गुरु शिष्य परंपरा। उसी तरह से जो इस्लामिक जो ग्रंथ हैं, इस्लामिक थॉट हैं, इस्लामिक थॉट को डिफरेंट स्कूल, अलग अलग डिफरेंट जो उसके स्कॉलर्स हुए वो अलग अलग डिकोड करते हैं। उसमें एक जो डिकोडिंग होता है उस स्कूल ऑफ थॉट का नाम है दोस्त चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला है क्या? अगर आप चिश्ती सिलसिला को देखेंगे तो चिश्ती एक शहर है। कहाँ पे वो शहर है? हेरात प्रोविंस में शहर है। हेरात कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो वहाँ से एक स्कूल ऑफ थॉट निकला। उस स्कूल ऑफ थॉट के प्रणेता कौन है, हीरो कौन है? उनका नाम है 930 ईस्वी में, उनका नाम है अबू इसक सामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में दे देगा, आप मोइनुद्दीन चिश्ती मार के आ जाएंगे। अबू इसक सामी चिश्ती सिलसिला की स्थापना करते हैं। चिश्ती सिलसिला किस बात की बात करता है? चिश्ती सिलसिला कहता है कि ह्यूमैनिटी इज एट द टॉप, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखता है। बहुत ही बढ़िया सिलसिला है, इसके थॉट प्रोसेस बहुत है। ये बोलता है लव फॉर ह्यूमैनिटी इज द लव टू द गॉड। जो मानवता के प्रति प्रेम जो है, लव टू द ह्यूमैनिटी इज लव टू द गॉड। अब देखिए, इस स्कूल ऑफ थॉट को भारत में कौन स्थापित करता है? भारत में एक बहुत बड़े संत स्थापित करते हैं, उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं भारत में इसकी नींव रखते हैं, भारत में इसको फेमस करते हैं, पर ये इसके संस्थापक नहीं हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का देहांत कब होता है? 1235 में है। कुछ किताब 1236 कहेगा, एनसीईआरटी 1235 कहता है, तो हम 1235 मान के चलेंगे। इनका टुम्ब कहाँ है? अजमेर में इनका टुम्ब है।
अजमेर और फतेहपुर सिकरी को देखिएगा ना तो डायरेक्ट रोड पर, एक ही जीटी रोड पर एकदम, मतलब यहां से आप अजमेर है तो यहां से आप रोड चले, कहीं घूमना फिरना नहीं है, सीधे आप फतेहपुर सिकरी पहुंच जाएंगे। जो मुगल साम्राज्य हैं, जो अकबर हैं, वो बहुत चिश्ती सिलसिला को मानते हैं और चिश्ती सिलसिला के मानने के कारण एक स्कूल ऑफ थॉट और हिस्टोरियंस कहते हैं कि अपना कैपिटल को फतेहपुर सिकरी बनाते हैं क्योंकि उनको आना जाना आसान हो जाएगा अजमेर दरगाह पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, एक स्कूल ऑफ सिलसिला क्या है? चिश्ती सिलसिला। एक स्कूल ऑफ सिलसिला जो है उसका नाम है नक्शबंदी सिलसिला। आपको पता होना चाहिए कि जो नक्शबंदी सिलसिला है ये बड़ा फैनेटिक ग्रुप ऑफ थॉट है। ये कहता है कि हिंदुइज्म और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, हिंदुइज्म और मुस्लिम दोनों अपोजिट हैं, दोनों के आइडिया अपोजिट हैं, दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या करता है? ये हिंदुइज्म को अपोज करना स्टार्ट करता है नक्शबंदी सिलसिला। इसको प्रणेता कौन है, इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? उस आदमी का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब इस चीज का प्रोटेक्शन देता है। तो इसके संत कौन हैं? जो इसका जो मौलवी होते हैं उनका नाम है सरहिंदी। सरहिंदी इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत ही गलत आइडियोलॉजी है, फेनेटिक आइडियोलॉजी है। ये कहता है कि हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स आर द टू डिफरेंट, वो समुद्र के, मतलब नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हिंदू पर एट्रोसाइट्स करना स्टार्ट करता है औरंगजेब के समय, और यही नक्शबंदी सिलसिला है। जो हम ये बात कर रहे हैं तो आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आप जो बात कर रहे हैं ये तो मनगढ़ंत बात भी हो सकती है। बिल्कुल मेरे बंधु, बात नहीं है, ये चीज़ आलमगीरनामा में लिखा हुआ है। आलमगीरनामा जो है ये औरंगजेब के जो पहला 10 साल है वो रेन में कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में जिक्र है, और वहीं से हम लोग को एविडेंस मिलता है। आलमगीरनामा को लिखता कौन है? मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा को लिखता है, और ये जो पूरा चीज़ हम आपको बताए हैं ये आलमगीरनामा में लिखा हुआ है। बात समझ में आया? अब चूंकि अकबर का बात था तो अब हम लोग थोड़ा सा अकबर को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अकबर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अकबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकबर को क्या कहा जाता है? अकबर का, अच्छा पहले थोड़ा सा कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म होता है। कहां पे इनका जन्म हो रहा है? एट द पैलेस ऑफ राजा वीरसल। अमरकोट में एक राजा है वीरसल, उन्हीं के पैलेस में होता है। ये राजपूत किंग है, ध्यान रखिएगा, वर्ड है राजपूत किंग, बाद में आपको रिलेट करेंगे क्यों होता है। हुमायूं को खदेड़ना स्टार्ट करता है। हुमायूं को, देखिए एक वर्ड है खदेड़ना और एक है चहेटना। हुमायूं को चहेटता है। कौन चहेटता है? अपने सासाराम का योद्धा शेर शाह सूरी चहेटता है। खदेड़ना मतलब कि आपको हम यहाँ पे हैं, आपको हम, आप पे धावा बोले, आप भाग गए तो हम बोल दिए कि एक्स को हमने खदेड़ दिया। एक होता है चहेटना, मतलब एक्स अगर यहाँ से भागेंगे तो हम इनके पीछे 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 भागेंगे, उसको कहते हैं चहेटना, इनको चहेट के मारे, है ना। एक होता है कि इनको हम खदेड़ दिए, और एक होता है इनको चहेट के पीट दिए। जो गांव देहात के आदमी हो समझ रहा होगा। अंग्रेजी मीडियम, फॉर यू ही रैन अवे, ठीक है ना। हुमायूं रैन अवे व्हेन शेर शाह जब उसको खदेड़ रहा है। तो अब देखिए, हुमायूं भागा तो उसको कौन शरण दे रहा है? राजपूत किंग शरण दे रहा है। कौन दे रहा है? राजा वीरसल दे रहे हैं। राजा वीरसल जो है राजपूत के बहुत बड़े किंग हैं। राजा वीरसल के ही पैलेस में अकबर का जन्म होता है। राजा वीरसल के पैलेस में, अमरकोट में इनका जन्म होता है। राजा, अच्छा ये बताइए इनका कोरोनेशन कब होता है? अगर कोरोनेशन होगा तो कोरोनेशन का डेट याद करने में आपको दिक्कत होगा ही नहीं। इलू वाला दिन है, 14 फरवरी 1556 को अकबर का कोरोनेशन होगा। कहाँ पे होगा? कालानौर में होगा। कालानौर कहाँ है? गुरुदासपुर में। गुरुदासपुर कहाँ है? पंजाब में है। 14 फरवरी को दिन को देखिएगा ना कि अगर आप पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी महबूबा के साथ, स्वीटू मिठू के साथ बैठे हुए हैं, मुरेठा बांध के बजरंग दल वाला आएगा, बोलेगा कि इलू कर बसन। और इस सब का मोबाइल अगर चेक करिएगा ना तो सब जो रंगीन पिक्चर जो होता है, अश्लील पिक्चर, वही यही सब देखता है बजरंग दल वाला। इस सब का मोबाइल चेक करिएगा, वो जो मिलियन व्यू रहता है वो सब पे, अश्लील मूवी पे यही सब देखता है बजरंग दल वाला। फ्रस्ट्रेटेड इंसान है ना, मोरल पुलिसिंग करेगा। तो 14 फरवरी 1556 को कोरोनेशन हो रहा है इनका। अब देखिए, अगर अकबर की फिलॉसफी को अगर आप देखिएगा
तो अकबर इंटर्ड इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ हुम, चिश्ती सिलसिला से इनका संबंध बहुत अच्छा रहा है और इसीलिए आप देखते हैं कि अकबर द ग्रेट है। क्यों? वो चिश्ती सिलसिला को फॉलो करता है। जब चिश्ती सिलसिला को फॉलो करता है तो वो चिश्ती सिलसिला किस चीज की बात करता है? लव फॉर द ह्यूमैनिटी इज द लव टू द गॉड। इसका मतलब कि वो मानवता को सुप्रीम करता है। जब मानवता सुप्रीम है तो फिर हिंदू क्या हुआ, मुसलमान क्या हुआ, पारसी क्या हुआ, सिख क्या हुआ? इसीलिए अकबर द ग्रेट है। अब देखिए मामला क्या फंसता है। अगर आप अकबर को देखेंगे तो अकबर का कुछ क्रिटिसिज्म भी है और अकबर का एक स्कूल ऑफ थॉट जो है अकबर को फॉलो भी करता है। एक चीज आपको बताना भूल गए कि जो चिश्ती सिलसिला है, जितना हम अभी आपको कहानी बताए मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और ये सब जो कहानी बताए, इसका एक हमको और सोर्स है और वो सोर्स का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बायोग्राफी लिखा गया है उसका नाम है मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा। और ये जो मुनीस अल अरवा कौन लिखता है? जहांनारा लिखता है। जहांनारा के द्वारा जो है इसी में लिखा हुआ है कि अकबर इनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और अकबर चिश्ती सिलसिला को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ये जहांनारा के मुनीस अल अरवा में लिखा हुआ है, ठीक है। और मुनीस अल अरवा इज द बायोग्राफी ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखिए अकबर का क्या होता है कि अकबर में एक चीज ये होता है कि अकबर के बारे में एक चीज, थोड़ा सा चीजों को परिप्रेक्ष्य में हम रखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया? थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में हमको रखने दीजिए। देखिए अकबर का क्या है कि जब अकबर गद्दी पर आते हैं तो अकबर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा राजपूत परेशान करते हैं। देखिए राजपूत के बारे में अकबर ने बिरबल से पूछा कि हमको और कोई परेशान नहीं करता है, ये राजपूत को हमसे क्या दुश्मनी है? देखिए राजपूत अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। अभी आप देखिए कि भंसाली जाके बहुत बड़ा डायरेक्टर बन रहे थे, जयपुर में शूटिंग कर रहे थे, करनी सेना वाला आया 10 थप्पड़ मार के चला गया, उसके बाद ये अपना रंगबाजी करते रह गए। वो आया 10 थप्पड़ जड़ के चला गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए करनी सेना हो या जो भी जो खाप पंचायत हो, इनके हम कृत्य को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, पर राजपूत अपने वीरता के लिए जाना जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कर्नल टॉट की किताबें कह रही हैं। राजपूत के बारे में अकबर पूछता है बिरबल से कि ये कैसे मानेंगे, ये हर जगह मोर्चा संभाल लेते हैं। बिरबल कहता है कि देखिए राजपूत को उसकी प्रवृत्ति है, उसके डीएनए में है कि वो लड़ाई करेगा। तो अकबर क्या कहेंगे, अगर लड़ाई करेगा तो इसको जगह दे दो आर्मी में। इसीलिए आप देखते हैं कि इनका जो कमांडर इन चीफ जब महाराणा प्रताप से जब युद्ध होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो योद्धा कौन है, कमांडर इन चीफ कौन है? राजा मान सिंह। बहुत बड़ा राजपूत का योद्धा है राजा मान सिंह। इसीलिए आप देखते हैं कि अकबर के आर्मी में राजपूतों को खूब जगह मिलता है। दूसरा पूछता है कि राजपूत और फिर भी नहीं मान रहा है, तो ये बोलते हैं बिरबल की राजपूत एक चीज और काम करता है, अगर जिसके साथ उसके रिश्तेदारी हो गया, बहन का शादी कर लिया, माँ का शादी हो गया, उसका उस 100 कत्ल को माफ कर देगा। तो अकबर क्या चला जाएगा? मैट्रिमोनियल अलायंस में चला जाएगा। और सबसे पहले किस राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस में जाएगा? कछवाहा राजपूत के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस में चला जाएगा। तो राजपूत के साथ वो मैट्रिमोनियल अलायंस में चला जाएगा और मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद क्या कर लेगा कि उसको आर्मी में जगह देना स्टार्ट करेगा। आपको बताना जरूरी है कि जहांगीर का जन्म और शाहजहां का जन्म, इसीलिए आप देखते हैं कि ये दोनों राजपूत प्रिंसेस के, मतलब इनकी माँ राजपूत प्रिंसेस हैं, ठीक है। क्योंकि वो चला गया मैट्रिमोनियल अलायंस में, देखा कि इसको हरा नहीं सकते, राजपूत को आप हरा नहीं सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि राजपूत हारा क्यों? राजपूत आपसी रंजिश के कारण हारा है, बाहरी योद्धाओं से कभी नहीं हारा है। वो आपसी रंजिश के कारण हार गया है, आपस में लड़ाई के कारण, एक दूसरे को धोखा देने के कारण हारा है। वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं हारा है। ऐसा जो है ये रोमिला थापर की किताब कहती है, जिसको हम पढ़े हैं। उसमें एनालिसिस ऑफ राजपूत की क्या इतिहास होता है, उसमें रोमिला थापर ये तर्क रखती है। अब देखिए क्या हो रहा है। जहांगीर किसका है? जहांगीर की माता जी का नाम क्या है? जोधाबाई। जोधाबाई राजपूत प्रिंसेस हैं। जोधाबाई का मुगल क्रॉनिकल में नाम क्या है? मरियम। ये सब नॉनसेंस बात नहीं हम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएगा। जमानी। शाहजहां जो हैं, शाहजहां की माता जी का क्या नाम है? जगत गोसैनी। कहां की महारानी है जगत गोसैनी? राजपूत प्रिंसेस हैं, मारवाड़ की राजपूत प्रिंसेस हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब शाहजहां की बात आ गई तो शाहजहां के बारे में बताते चले कि शाहजहां जो है वो हिंदू के संतों को भी खूब जगह दिया है। एक शाहजहां पैट्रोनाइज अ संस्कृत स्कॉलर ऑफ द बनारस, पंडित कविंद्र।
पंडित कविंद्र संस्कृत के स्कॉलर हैं उनको पैट्रोनाइज करता है शाहजहां और उनको खूब प्रोत्साहित करता है। और एक पंडित जगन्नाथ हैं, ये दोनों संस्कृत के स्कॉलर हैं और इनको शाहजहां पैट्रोनाइज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए कहा जाता है कि मुगल जो हैं वो भारत आए और भारत की संस्कृति के साथ घुल मिल के रह गए। अंग्रेज कभी भी भारत आया तो भारत की संस्कृति को वो अपना कभी नहीं मानता है, भारत की बेटियों से कभी ब्याह नहीं करता है, यहाँ की प्रिंसेस से कभी ब्याह नहीं करता है। उसका मात्र एक टारगेट था कि यहाँ से पैसा को खींचना है और इंग्लैंड लेकर चल जाना है। मुगल भारत आए, भारत के ही हो गए, इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। बाकी आपको गाली देना है तो दोनों को दे दीजिए, गाली गलौज वाला भाषा तो सब कोई देता है ना, तो दे दीजिएगा, पर हम दोनों अपनी चीजों को रख दिए, है ना। अब देखिए अकबर के बारे में थोड़ा सा अकबर का क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया जाए। अकबर का क्रिटिसिज्म क्या है कि अकबर को इनलाइटेंड डेस्पॉट भी कहा जाता है। क्यों अकबर को इनलाइटेंड डेस्पॉट कहते हैं? अकबर को इसलिए इनलाइटेंड डेस्पॉट कहते हैं क्योंकि अकबर किस चीज़ की बात करते हैं? वो पढ़े लिखे मतलब वो क्या हैं? वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, पर फिर भी जो भी पावर है अपने पास रखते हैं, पावर को कंसंट्रेट करते हैं। तो इसीलिए इनको कभी कभी इनलाइटेंड डेस्पॉट भी कहा जाता है। पहला इंग्लिशमैन जो अकबर के दरबार में आता है उसका नाम है राल्फ फिच। पहली इंग्लिशमैन हैं जो अकबर के दरबार में आते हैं। हमको लगता है कि 1583 से 91 का समय होता है, उसी समय राल्फ फिंच इसके दरबार में आते हैं। अकबर का सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है? अकबर क्या है कि हमेशा झरोखा दर्शन करते थे। झरोखा दर्शन कुछ नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी अपने बिहार वाले क्या करते हैं? जनता दर्शन करते हैं। उसमें क्या करते हैं? वो जनता के सामने प्रस्तुत होते हैं। वही जनता दर्शन जो है उस समय झरोखा दर्शन होता था कि जनता आई हुई है और अकबर झरोखा में बैठे हुए हैं, अपने बालकनी में बैठे हुए हैं, उनका दुख और दर्द सुनते थे। इसी को झरोखा दर्शन कहते थे। और झरोखा दर्शन को क्या कर दिए थे? डेली बेसिस पे करते थे। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। और इसी का जो झरोखा दर्शन है, अभी आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है जनता दर्शन स्टार्ट करते हैं, जिसको आप जनता दरबार भी कहते हैं। इंस्पिरेशन कहां से है? झरोखा दर्शन से। इस झरोखा दर्शन को बैन कौन करता है? एक खत्म आदमी आता है, उस आदमी का नाम है औरंगजेब, जो कि फैनेटिक आदमी है। औरंगजेब झरोखा दर्शन को बैन करता है। क्यों बैन करता है? बोलता है कि ये अन इस्लामिक प्रैक्टिस है। अन इस्लामिक प्रैक्टिस कैसे हो गया? वो बोलता है किसी का दर्शन करना, इसका मतलब कि एक तरह से आइडल वर्शिप है, व्यक्तित्व पूजन है। और राजा जो है वो भगवान है। भगवान किस चीज का दर्शन करेगा? जनता भगवान नहीं हो सकता है। जनता और भगवान के बीच का जो संबंध है वो आइडल, पुजारी और पूजनीय का संबंध है, और इसको इस्लाम नहीं मानता है। इसको अन इस्लामिक प्रैक्टिस करते हुए झरोखा दर्शन को ये नालायक आदमी बैन कर देता है। अकबर जो है बुलंद दरवाजा बनाते हैं। अकबर का बुलंद दरवाजा किस चीज़ को कोमेमोरेट करता है? अकबर का बुलंद दरवाजा गुजरात के विक्ट्री को कोमेमोरेट करता है। जब गुजरात पर विजय प्राप्त करते हैं तो बुलंद दरवाजा बनवाते हैं, जिससे कि लोगों को याद रहे कि अकबर ने फतह किया था गुजरात को। गुजरात में उस समय कौन है? राजपूतों का शासन है, और इसलिए वो चीज़ें काम करते हैं। अब 2-3 चीज़ आपको और बताते चले कि इतना जो हम आपको कहानी बताए तो आपके जहन में आ रहा होगा कि इस कहानी का सोर्स तुम्हारा क्या है। मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकता है। दोस्त, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये जो सारी बात हम आपको बता रहे हैं, अबू फजल इनके एक नवरत्न हैं। अबू फजल एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है अकबरनामा। पर अगर आप होशियार आदमी हैं तो आप हमको बोल रहे होंगे कि भाई ऐन अकबरी फिर क्या है। दोस्त, अकबरनामा को लिखने में अबू फजल को 13 साल लग गए, और वो बहुत सारे वॉल्यूम में है ऐन अकबरी। जो इसका जो 3rd वॉल्यूम है, आपको पता है ना कि किताब अगर बड़ा है तो पहला वॉल्यूम निकालते हैं, 2nd वॉल्यूम निकालते हैं, 3rd वॉल्यूम निकालते हैं। जो तीसरा वॉल्यूम है अकबरनामा का, उसको कहते हैं ऐन अकबरी। इसी अकबरनामा में अबू फजल क्या कहते हैं? अबू फजल कहते हैं कि जो राजा है वो फर-ए-जैदी है। फर-ए-जैदी का मतलब क्या होता है? पर्शियन भाषा में होता है द लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम द गॉड। मतलब जो राजा बोल दिया वही भगवान की बानी है। इट इज़ अ लाइट विच इज़ इमेनेटिंग फ्रॉम द गॉड। मतलब राजा को भगवान के श्रेणी में लाकर रख देते हैं। यही है अबू फजल की कहानी। 18 से 20 मिनट लग गया केवल अकबर को बताने में। हु कंपेयर्ड द विजयनगर एम्पायर विद दैट ऑफ रोम? करेक्ट आंसर इज माय डियर फ्रेंड डोमिंगो पेश। अगर विजयनगर एम्पायर को देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा है। विजयनगर एम्पायर कब से कब चल रहा है? अगर
हमको डेट सही से याद है तो 1336 से लेकर 1565 का जो पीरियड है वो विजयनगर अंपायर का पीरियड है। विजयनगर अंपायर का जो पीरियड अगर आप देखेंगे तो विजयनगर अंपायर की स्थापना कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का राय स्थापना करते हैं। किसके मदद से करते हैं? इनके गुरु हैं माधवा विद्यारण्य, इनके हेल्प से करते हैं। क्यों करते हैं माधवा विद्यारण्य के हेल्प से? अगर आप देखेंगे तो हरिहर और बुक्का राय को मोहम्मद बिन तुगलक के समय इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है। इस्लाम से वापस रिकन्वर्ट करते हैं माधवा विद्यारण्य के अंतर्गत, उनके मातहत, उनके दिशा निर्देश में। जिस तरह से चंद्रगुप्त को गुरु कौन था? कौटिल्य था। उसी तरह से माधवा विद्यारण्य जो है इनको गाइड करते हैं हरिहर और बुक्का राय को, और हरिहर और बुक्का राय को रिकन्वर्ट करते हैं हिंदुइज्म में, और इस तरह से विजयनगर अंपायर की स्थापना होती है। दोस्त, विजयनगर अंपायर कहाँ है? विजयनगर अंपायर का जो रूइंस हैं वो हम्पी है। हम्पी जो है इनका राजधानी था, और हम्पी के बारे में अगर आप देखेंगे तो रामायण महाभारत पढ़ते होंगे तो एक वानर लोग का एरिया था, उसको कहा जाता है किष्किंधा। किष्किंधा जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जिक्र है वानरा किंगडम, वही हम्पी से रिलेटेड है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में हम्पी है। और कभी जाइएगा, खाली मॉल डीएलएफ वाला मॉल मत घूमिए, है ना। केवल सेलेक्ट सिटी मॉल जाने से नहीं होगा कि वहाँ पे क्राउड का दर्शन कर लीजिएगा। कभी हुमायूंस टूम भी जाइए, कभी ताजमहल नहीं जाइएगा तो कम से कम हम्पी चले जाइए। गजब का सुंदर जगह है, जाइए एक बार, थोड़ा सा देखिए, मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, जो विजयनगर अंपायर रूल होता है उसमें 4 डायनेस्टी रूल करता है। एक डायनेस्टी का नाम है संगमा, दूसरा जो डायनेस्टी रूल करता है उसका नाम है सलुवा, तीसरा डायनेस्टी जो रूल करता है उसका नाम है तुलुवा, और जो चौथा डायनेस्टी रूल करता है उसका नाम है आरावैदु। आपको सब याद नहीं करना है। तुलुवा डायनेस्टी के कौन हैं? कृष्णदेव राय हैं। संगमा डायनेस्टी के कौन हैं? हरिहर और बुक्का राय हैं। ये याद रखिएगा, आपके लिए पर्याप्त रहेगा, इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। विजयनगर अंपायर के बारे में याद रखिएगा कि ये इसका नेचर कैसा है? सेकुलर नेचर है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हिंदू नेचर है, सेकुलर नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर है, ठीक है। डोमिंगो पेस जो है कृष्णदेवराय वन के समय मुख्य रूप से 3 ट्रेवलर आता है कृष्णदेवराय वन के समय। कौन कौन आता है? डोमिंगो पेश आता है, दूसरा दुअर्ता बरबोसा आता है, और तीसरा फर्नांडो नूनीज आता है। ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों पोर्टुगीज ट्रेवलर हैं, और इसी में पोर्टुगीज ट्रेवलर हैं। और जो डोमिंगो पेस है कहता है ही कंपेयर्ड द विजयनगर एम्पायर टू द रोम। इससे ज़्यादा हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है कृष्णदेवराय। तो अब और 2-3 चीज़ बताते हैं। जो हम्पी का जो रूइंस हैं जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, इसके बारे में पहली बार इसको सर्वे कौन करता है? 1800 में इसका सर्वे होता है। देश के जो पहले सर्वेयर जनरल हैं उनका नाम है कोलिन मैकेंजी। पहली बार इस साइट को वही सर्वे करते हैं, कोलिन मैकेंजी, और ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और कब सर्वे करते हैं? 1815 में सर्वेयर जनरल बनते हैं और सर्वे करते हैं। हम्पी के बारे में जो फोटो आप गूगल करिएगा, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत फोटो आता है। जो हम्पी रूइंस के बारे में वो 1858 में फोटो लिया गया है। फोटो हुआ 1858 में लिया हुआ है। कौन लेता है? अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ लेते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और देखिए, अगर बढ़िया क्वेश्चन पेपर सेटर है तो आप तैयार रहिएगा, विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन पूछेगा। और बीपीएससी पिछली बार 67वीं जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा था। तो जो पहला डिटेल्ड फोटोग्राफ हम लोग को मिलता है हम्पी स्क्रिप्चर के बारे में, हम्पी रूइंस के बारे में, वो मिलता है अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ का, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पर एक टेम्पल है, टेम्पल नहीं डाल पाए क्या? नहीं डाल पाए, भूल गए। देखिए, एक टेम्पल है। अच्छा, इन लोग किस भगवान को मानते हैं? इन लोग विरूपक्ष भगवान को मानते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी विजयनगर अंपायर के रूलर हैं, किसके नाम में रूल कर रहे हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं? तो विरूपक्ष भगवान की पूजा करते हैं। विरूपक्ष किसके रूप हैं? भगवान शिव के रूप हैं। और एक विरूपक्ष टेम्पल बनता है मेरे बंधु, और विरूपक्ष टेम्पल जो बनाता है उनका नाम है लंकन दंडेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि
फालतू बात कर रहे हैं, ये सब देखिएगा। लंकन दंडेश बनाते हैं, और लंकन दंडेश जो हैं ये चिफ्टेरियन हैं। किसके चिफ्टेरियन हैं? देवराय द्वितीय के चिफ्टेरियन हैं। याद रखिएगा, कृष्ण देवराय वन के नहीं हैं, ठीक है। तो ऑल द रूलर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर यूज्ड टू रूल इन द नेम ऑफ विरूपाक्ष भगवान। वो है ना कि अपने आप को विरूपाक्ष भगवान के नाम में रूल करते थे जनता को। क्यों? राजा को उस समय भगवान माना जाता था, और इन लोग विरूपाक्ष भगवान के नाम में रूल करते थे जितने भी विजयनगर एम्पायर के थे। जो विरूपाक्ष टेम्पल है लंकन दंडेश बनाते हैं, जो कि कृष्ण देवराय वन के समय नहीं थे। ऑप्शन में दे देगा, आप मार के आ जाइएगा, कृष्ण देवराय वन देवराय द्वितीय के चिफ्टेरियन थे। खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। द टर्म खुदकस्त एंड पाहिकस्त इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर इज दिल्ली। देखिए, खुद मतलब क्या होता है? अपना, और पाही मतलब दूसरा। कस्त देखिए क्या होता है कि जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के समय देखिएगा, तो जब आप अपने गांव में अपने जमीन पर खेती करते हैं, तो ओन लैंड पे जब आप खेती करते हैं तो उसको कहा जाता है खुदकस्त। पर आप मानते हैं कि आप खेती दूसरे गांव में जा रहे हैं, दूसरे जगह जाकर खेती कर रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या कहते हैं? पाहिकस्त। अगर आप देखिए कि दिल्ली में आकर संत नगर वाला इलाका में चल जाइए, मयूर विहार वाला इलाका में चल जाइए, तो ये सब बिहार उहार वाला लोग आकर बसा हुआ है। ये जो बिहार उहार वाला लोग जो आकर दिल्ली में बसा हुआ है, घर बना लिया है, ये सब कौन है? इनके गांव में कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं था, तो ये सब दिल्ली आकर बसे हैं। यहीं पे कुछ नौकरी उकरी करते थे, कुछ बर बिजनेस किए, और यहीं पर जो सस्ता एरिया है वहाँ पर बसे। तो ये क्या हैं? पाहिकस्त हैं। जो वहाँ का जमींदार आदमी था वो तो बिहार में ही है, उसका जमींदार जायदाद वही है, वही खेती बाड़ी करता है, और ये सब जो है ना पाहिकस्त हो गए। क्यों आखिर में आते थे? दूसरे जगह जाकर क्यों खेती करते थे? दे वेर आइदर फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, समझ रहे हैं ना, उनका भाई वहाँ पे ज़मीन कुछ था ही नहीं, तो कमाने दिल्ली आ गए। तो उसी तरह से वो दूसरे जगह इसलिए जाते थे कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण, हो सकता है कि उनका क्षेत्र अकाल पीड़ित हो, जब अकाल पीड़ित हो, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो दूसरे गांव जाकर खेती करते थे, जो बटैया सिस्टम होता है। और दूसरा हो सकता है कि उस क्षेत्र में उनको रेवेन्यू कम मिलता हो, तो इसलिए वो जाकर पाहिकस्ती करते थे, दूसरे के जमीन पर जाकर खेती करते थे, दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। यही है खुदकस्त पाहिकस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस ऑफ द झरोखा दर्शन अभी आपको बताए अकबर के समय हो रहा है। कॉर्निश वॉज अ फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन, एनसीईआरटी से सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है, आप जाकर देख लीजिएगा, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। कॉर्निश इज अ फॉर्म ऑफ अ सैल्यूटेशन। वकील जो मारा है बॉम्बे, भाई मोदी जी क्या हुआ है ना कि बहुत दिन से भारत रत्न नहीं दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि बहुत दिन से भारत रत्न नहीं दिए हुए हैं। वो आदमी को खोज रहे हैं कि कौन है जिसको हम भारत रत्न दे सकते हैं। जो बॉम्बे मारे होना एकदम अप्लाई कर देना, एकदम फटाफट भारत रत्न देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो लिख कर ले लो कि पद्म विभूषण तो दे ही देंगे, उससे नीचे वो नहीं देंगे, है ना। करेक्ट आंसर इज ही वॉज द एजेंट ऑफ द नोबल एंड द रीजनल रूलर्स। देखिए होता क्या है, बहुत चीज होगा, आपको बहुत चीज नहीं होगा, आपको बहुत चीज याद नहीं रखना है। 3 चीज आपको याद रखना है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। एक है मिल्कियत, बहुत चीज होता है, सब चीज थोड़ी याद रखिएगा। दूसरा है मीर बख्शी, और तीसरा जो चीज आपको याद रखना है वो है वकील। ये 3 चीज याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। मिल्कियत मतलब क्या है कि पर्सनल लैंड ऑफ द जमींदार। पर्सनल लैंड ऑफ द जमींदार का मतलब क्या हो गया? इस जमीन को वो क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। इस जमीन को क्या कर सकता है? वो मॉर्गेज कर सकता है। तो इट इज द पर्सनल लैंड ऑफ जमींदार। मीर बख्शी क्या है? आप इस चीज को आप उसको सोचते हैं कि ये केवल मिलिट्री का हेड है। मेरे बंधु, मिलिट्री का तो हेड है ही, इंटेलिजेंस का भी हेड जो रहता था उसको मीर बख्शी कहते थे। और ये याद रखिएगा, ये ही वॉज द हेड ऑफ द नोबिलिटी ऑल्सो। जो नोबल राजा को सलाह देते थे तो नोबिलिटी को भी हेड मीर बख्शी ही करता था। वकील क्या था? अब ध्यान से देखिए, मानते हैं कि अकबर के अंदर तो पूरा आ गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि अकबर के समय 1576 में क्या होता है? अकबर बंगाल और बिहार को मर्ज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछेगा कि बंगाल और बिहार को अकबर कब मर्ज करता है? 1576 में मर्ज करता है। तो अकबर यहाँ बैठा हुआ है। अकबर जब यहाँ बैठा हुआ है तो बंगाल और बिहार के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उड़ीसा के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं यूपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। मानते हैं कि बिहार वाला आज छुट्टी पर है, एब्सेंट है, तो भाई महाराज जी जो बोले हैं, राजा जो दिशा निर्देशित किया है, उसको कौन बताएगा? बिहार बंगाल के जो राजा हैं, उसके लिए वकील रखा जाता था। वकील क्या करता था? वकील यूज्ड टू रिकॉर्ड द
इंटायर प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो भी क्या क्या तय हुआ, कैसे कैसे क्या राज्य को चलाना है, परगना को चलाना है, सूबा को चलाना है, उस चीज को रिकॉर्ड करता था। किसके बिहाफ पर? ही वॉज द न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट। ये जो राजा के दरबार में जो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, इस एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करता था। और जो नोबल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जो डिफरेंट रीजनल रूलर्स हैं, उनको वो बताता था कि ये हुआ है। रूइंस ऑफ हम्पी वेयर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाई कोलिन मैकेंजी। साथ में बॉम्बे, ठीक है ना, अभी तो बताया। विजयनगर क्लेम, अभी तो बताया। ये है विरूपाक्ष टेम्पल मेरे दोस्त, लंकन दंडेशन। इट वॉज मेड बाई लंकन दंडेशा। विरूपाक्ष भगवान पर है, देवराय द्वितीय का चिफ्टेरियन है। इसको लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। देवराय सेकंड। उलूक एंड दावा इन द मेडिवल टाइम्स इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर इज पोस्टल सिस्टम माय डियर फ्रेंड। पोस्टल सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देखिए यहां पर एक आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता बगल में जूता है ना, इब्न बतूता। किसके समय इब्न बतूता आता है? देखो भाई, हम ऐसे याद रखे हैं कि बी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आते हैं। इब्न बतूता कौन सी किताब लिखते हैं? इब्न बतूता का किताब का नाम है रिहला। इस रिहला किताब में वो किस चीज़ की बात करते हैं? वो ट्रेडिंग सेंटर की बात करते हैं, वो मार्केट की बात करते हैं, जहां पर मंडी लगता है, मार्केट लगता है। ये बोलते हैं कि मार्केट में केवल सामान का खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है, वहां पे ट्रेडिशंस का, कल्चर का डिपिक्शन हो रहा है। मतलब मार्केट में क्या हो रहा है? झाल और ढोलक लेकर लोग बैठा हुआ है और वहीं पे एकदम फगुआ चल रहा है, चैता चल रहा है, सूफीज्म चल रहा है, कवाली चल रहा है। तो इट वाज नॉट ओनली अ प्लेस वेयर द सेल एंड द परचेज ऑफ द गुड्स यूज्ड टू टेक प्लेस, इट वाज द प्लेस वेयर द इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस यूज्ड टू टेक प्लेस। इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हो रहा है, ट्रेडिशंस हो रहा है, लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, इब्न बतूता के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जिक्र रिहला में किया गया है पोस्टल सिस्टम के बारे में। क्या है पोस्टल सिस्टम? पोस्टल सिस्टम में कहते हैं कि दो तरह का पोस्टल सिस्टम था। एक जो पोस्टल सिस्टम था वो हॉर्स के द्वारा होता था, और एक जो पोस्टल सिस्टम था वो मानव के द्वारा होता था। मतलब अगर हमको कुछ चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो बीच में एक तो है कि आप हॉर्स को लिए यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए, एक है कि ये यहाँ पर 1 किलोमीटर पे एक आदमी खड़ा है, 1 किलोमीटर पे यहाँ एक आदमी खड़ा है, 1 किलोमीटर पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। जैसे इस आदमी को मिलता था, ये खूब जोर से दौड़ना स्टार्ट करता था और इस आदमी को जाकर देता था, ये आदमी फिर इसको देता था और ये आदमी फिर जाकर फाइनल सामान को पहुँचाता था। ये जो सिस्टम मेन वाला सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु, इसको एकदम मेरी जान ध्यान रखना। इस सिस्टम को दावा सिस्टम कहते थे। जो हॉर्स वाला सिस्टम था इसको कहते हैं कि ये उलूक सिस्टम है। अभी ना ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन से आप क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ भी भेजना है सीधा डीटीडीसी को दिए, पटना पहुँच गया। डार्लिंग के पास आपको कुछ सामान भेजना है 14 फरवरी को, तो स्वीटू मिठू के पास आपने क्या किया? स्वीटू मिठू के लिए आपने फ्लिपकार्ट से बुक किया, उनके यहाँ पहुँचा दिया। उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, उस समय हॉर्स से पहुँचता था या मेन टू मेन पहुँचता था। पर याद रखिए, फास्ट कौन था? दावा सिस्टम फास्ट था। अब आप सोचिए कि घोड़ा से तेज आदमी दौड़ता था। दावा सिस्टम वाज मोर स्पीडी दैन द उलूक सिस्टम। स्पीड में कौन था? दावा जीतता था उलूक सिस्टम की तुलना में। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बंधु, याद रखिएगा। सारा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है और कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मिल सकता है। रिहला हैज बीन रिटन बाई, अब वाह वाह, सल्फासे खा लेते हैं। इब्न बतूता थोड़ा सुंदर कर देते हैं, है ना। इब्न बतूता अभी वो सुंदर बना के ही मानेंगे। चलिए, मिल्कियत अभी आपको बताया कि मिल्कियत क्या है। इट इज द पर्सनल लैंड ऑफ द जमींदार्स माय डियर फ्रेंड, इट इज द पर्सनल लैंड ऑफ द जमींदार्स, है ना। द मोस्ट सेलिब्रेटेड कैलीग्राफर मोहम्मद, ये किसके समय है? अकबर के समय में है। अब देखिए अकबर के बारे में थोड़ा सा आपको और बताते चले कि अकबर कैसे कैसे क्या काम करते थे।
आपको ये बताना भूल गए कि अकबर के समय जो अकबरनामा है, अकबर, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जो अकबरनामा है इसको इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट करता है? हेनरी बेवरेज ट्रांसलेट करते हैं। यही सब पूछेगा और फंस जाइएगा। हेनरी बेवरेज इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अकबरनामा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अकबर के कोर्ट में आपको पता है कि नवरत्न लोग रहते थे, जैसे कि अबू फजल रह रहे हैं, राजा टोडरमल रह रहे हैं। टोडरमल को किस चीज का जानकार हैं? ये वेट एंड मेजरमेंट के बहुत ही भयंकर आदमी हैं। मतलब नाप तौल के, मतलब जो है ना कि जमीन को कैसे करेंगे, तो यही जब्ती सिस्टम लेकर आते हैं। तो वेट एंड मेजरमेंट के महारथी हैं राजा टोडरमल। अभी आपको बताएं कि इनका सेना अध्यक्ष कौन है? राजा मान सिंह, जिसके साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है और इसको लीड करते हैं। इनके साथ एक और नवरत्न है, उनका नाम क्या है? तानसेन। अच्छा ये बताइए कि तानसेन को टाइटल तानसेन का नाम क्या है? तानसेन का नाम है रामतनु सिंह। ठीक है, रामतनु सिंह किसके कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे? राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर। राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर, इनके कोर्ट में रामतनु सिंह प्रैक्टिस करते थे। रामतनु सिंह इतना अच्छा गाते थे कि इनको तानसेन का टाइटल मिलता है। याद रखिएगा कि इनको तानसेन का टाइटल राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर देते हैं, ना कि अकबर देते हैं। ऑप्शन में अकबर देगा, आप अकबर टिक करके आ जाएंगे। अकबर इनको जो टाइटल देता है रामतनु सिंह को, वो मियाँ का टाइटल देता है। रामतनु सिंह को तानसेन का जो टाइटल मिलता है राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर देते हैं। लिख लीजिए, कहीं पर गलत मत करके आ जाइएगा, अकबर मत टिक कर दीजिएगा। अकबर इनको मियाँ का टाइटल देते हैं। मियाँ का मतलब होता है लर्नेड मैन। मियाँ एक स्लैंग नहीं है। अगर आपका कोई मुसलमान दोस्त है या कोई भी लर्नेड मैन है, आप उसको बोल सकते हैं क्या मियाँ कैसे हो, है ना? तो मियाँ मतलब होता है लर्नेड मैन। तानसेन को टाइटल देते हैं मियाँ का। ये क्या है? बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं, मतलब जो है ना बहुत बढ़िया से लिखते हैं, कैलीग्राफी करते हैं। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम लिखते हैं, आपको ऊपर हम बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? जाकर हमारा वीडियो देख लीजिएगा। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है कौन दे रहा है? ये सब चवन्नी भर का सवाल है। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है स्वामी है। अमत्या मतलब मिनिस्टर है, जनपद है, दुर्ग मतलब फोर्ट है, कोष मतलब स्ट्रांग ट्रेजरी है, दंड मतलब स्ट्रांग आर्मी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एलाई को देते हैं। मतलब मित्र जो है वो उसका बहुत ही ज़्यादा वेट देते हैं। तो यहाँ पर कौन नहीं है बताइए? हम यहाँ पे डाले हैं धम्मा। धम्मा सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट है। कौन देता है सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कौटिल्य का अर्थशास्त्र में दिया हुआ है कि स्टेट को कैसे रन करना है ना, कि राज्य कैसे चलेगा, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र देता है। वो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करता है, और उसमें ये आपको सातों याद होना ही चाहिए। यू डोंट हैव द ऑप्शन टू मिस दिस। ये जो क्वेश्चन का जो न्यू है वो अभी CISF एक UPSC एग्जाम लेता है, वहाँ पर वो अमत्या के बारे में पूछा है। तो अमत्या के बारे में पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम फ्रेम किए कि पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ, ऐसा कुछ करके है, जिसमें वो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में UPSC इस पर पूछ चुका है। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है CISF का कुछ एग्जाम हुआ है, तो उसमें वो अमत्या के बारे में पूछा है। तो वहां से हमने बेसिस बना के ये क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। टू विच इन विच महाजनपद द ओलिगार्की वाज प्रेजेंट? ये देखिए चवन्नी भर का सवाल है। इसका करेक्ट आंसर, अगर जो भी नहीं मारे हो ना भाई बज्जी, तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप तो अपने सल्फास नहीं खाइएगा, हमको पता है आप लोग खिला ही सकते हैं, तो हम ही को खिला दीजिएगा कि आपको भी परेशान नहीं करेंगे और इह लीला को ख़त्म करेंगे। वज्जी जो है ना वो अठकुल कहलाता था। ये सब हम चित्कार मार मार के आपको पढ़ाए हुए हैं मेरे बंधु। अठकुल कहलाता था। वज्जी केवल एक नहीं है, वज्जी में 8 क्लैन रहता था। जैसे कि सीता माता को क्या बोलते हैं? वैदेही विदेह था, एक क्लैन है। दूसरा लिच्छवी एक क्लैन है। तीसरा गायत्री कुल, जिसमें भगवान महावीर पैदा हुए, गायत्री कुल, ठीक है, गायत्री कुल भगवान महावीर वाला क्लैन है। तो इस तरह से 8 क्लैन मिलके जो है वज्जी संघ बनाता है, और वज्जी संघ में ओलिगार्की था, डेमोक्रेसी था, और सबसे बड़ा रिपब्लिक जो है वो वज्जी है। सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक वज्जी है, बिहार की मिट्टी है। जो वज्जी संघ वाला बेल्ट क्या है? मिथिला वाला बेल्ट जो है वहाँ पर वज्जी संघ था। और
कुंडलग्राम वाला जो बेल्ट है उधर पूरा जो है ये चल रहा था वज्जी संघ, है ना, उधर ही का बेल्ट का है अटकुल। अच्छा ये बताइए महाजनपद के बारे में हमको ये बताइए कि महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। इसका एविडेंस कहाँ है? कौन कहता है कि 16 महाजनपद थे? जैसे देखिए कुछ किताब कहता है कि 22 महाजनपद थे। कौन कहता है? अष्टाध्यायी कहता है। अष्टाध्यायी कौन लिखा है? अष्टाध्यायी में कहा गया है कि 16 महाजनपद नहीं है, 22 महाजनपद हैं। कौन कहता है? पाणिनि कहते हैं। 16 महाजनपद की बात कौन करता है? विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका, ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें एक है अंगूथरा निकाय। अंगूथरा निकाय किसका पार्ट है? अंगूथरा निकाय सुत्त पिटका का पार्ट है, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है उसमें कहा गया कि 16 महाजनपद है। इस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद अपने मोहब्बत में है, अपनी जान में है, बिहार में था। कौन कौन? मगध, अंगा और वज्जी संघ। ठीक है, खत्म हो गया खेला। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ महाजनपद? बहुत नमूना मारे होंगे कलिंगा। बस मोदी जी कम से कम अगर पद्मश्री नहीं देंगे ना तो उनको हम वोट देना बंद कर देंगे। आप ही लोग के लिए सब अवार्डे बना है और किसी के लिए बना है? मेरी जान, ये है 16 महाजनपद। कहाँ इसमें आपको कलिंगा दिख गया? हम जान से कलिंगा ऑप्शन डाले हैं कि आपको कलिंगा प्रॉम्प्ट करेगा, अशोक का याद आएगा, कलिंगा युद्ध याद आएगा, और कलिंगा युद्ध आएगा आप खट से मारेंगे बिना सोचे हुए कलिंगा। और जिस दिन आप मार दिए कलिंगा, मेरा दिल जीत लिए। क्वेश्चन बनाना आपने सफल कर दिया, एकदम पद्म विभूषण ले लो, है ना। कहाँ है बताओ, इसमें कहाँ है कलिंगा? ये है 16 महाजनपद। आप याद रखना है, बीपीएससी अगर देना है तो याद, यू कैन नॉट प्ले द गेम ऑफ द क्रिकेट विद द रूल्स ऑफ द हॉकी, याद करना ही पड़ेगा। अपने वाले कोर्स में हम बताए हुए हैं। बिहार में कौन है? मगध है, वज्जी है, अंग है। रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्री वाज रिटन बाय ई वैनसेंग का नाम है। ये आपको बताने का मात्र मेरा एक मकसद है कि वैनसेंग का नाम ऐसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ मत याद करिएगा, FSHI याद रखिएगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन इंडिया। ठीक है, FSHI एकदम फैंसी टाइप का याद रखिएगा। सबसे पहले कौन आता है? फाहियान आएगा, उसके बाद सुंगयुन आएगा, उसके बाद वैनसेंगवा आएगा, उसके बाद इत्सिंग आएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे फ्लो पूछ लेता है तो याद रखिएगा। फाहियान कब आते हैं? 400, कहाँ भागा? फाहियान कब आएंगे? 405 से 411 AD के पास आएंगे। सुंगयुन कब आएंगे? 517 AD के पास आएंगे। इत्सिंगवा कब आएगा? 671 AD के आसपास आएगा। जो जुनजैंग हैं, इनका नाम है जुनजैंग, नालंदा में भाई रहेगा। कितना साल नालंदा में रहेगा? 5 साल नालंदा में रहेगा। इनकी जो किताब है उसका नाम है सीयूकी, और यही जो सीयूकी है ये क्या चीज़ की बात करता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, और इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, हम लोग चाइना के वेस्ट में पढ़ते हैं ना जी, तो इसी के बारे में लिखता है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन और द वेस्टर्न कंट्रीज। अब बताइए जुनजियांग जो है, फाहिया जो वैनसेंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द कॉटन किसको कहता है? अब आप बताइए, अपने किताब में इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एंड द कॉटन इंडस्ट्री किसको कहता है? पटना को कहता है। खत्म आदमी, मथुरा को कहता है। याद रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं। अच्छा ये बताइए, जो चाइनीज ट्रेवलर हैं वो भारत को क्या कहते थे? भारत को भारत इंडिया थोड़ी कहते थे, यांतु कहते थे, या थियांतु कहते थे। इसका मतलब क्या होता है जी? यान मतलब क्या होता है? सिंधु। सिंधु को चाइनीज भाषा में यांतु कहा जाता है या थियांतु कहा जाता है। तो भारत को वो यांतु या थियांतु से रिप्रेजेंट करते थे अपने स्क्रिप्चर्स में, अपने लेख में भारत को यांतु या थियांतु कहते थे। प्रयाग प्रशस्ति कौन करता है? अब बताइए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अगर आपको नहीं पता है, ये है प्रयाग प्रशस्ति। करेक्ट आंसर, इसे चवन्नी भर का सवाल है यार, पर ये आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त के बारे में है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति लिखता कौन है? हरिसेन लिखते हैं। प्रयाग कौन है? इलाहाबाद प्रयाग हरिसेन लिखते हैं। इसी प्रयाग प्रशस्ति में कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो किसी को हराने के बाद अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब है कि घोड़ा को पकड़ा और बोलेगा कि घोड़ा जहां तक जाएगा। अब ये घोड़ा यहां तक पहुंच गया, अब
यहाँ का रूलर इस घोड़ा को रोक दिया, तो इसका मतलब कि ये जो रूलर है, मानते कि औरंगाबाद का रूलर इस घोड़ा को रोक दिया, इसका मतलब समुद्रगुप्त मानते थे कि औरंगाबाद का जो रूलर है हमारे क्षेत्राधिकार को, हमारे पावर को नहीं मानता है, हमको चैलेंज करता है, इस पर अटैक करते थे। यही है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ के लिए बहुत फेमस हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप देखिएगा ना, तो समुद्रगुप्त जो क्वाइन इशू करते थे, वो क्वाइन का स्टाइल क्या होता था, उस क्वाइन के स्टाइल में इनको डिपिक्ट किया जाता था कि ही वॉज प्लेइंग वीणा। मतलब ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब कि भाई जो है संगीत प्रेमी आदमी है। अब बताइए चंद्रगुप्त वन जो हैं, इनका जो क्वाइन था वो कौन सा स्टाइल का क्वाइन था, वो क्वाइन का स्टाइल था कुमारा देवी स्टाइल। भाई जो है ना, मैं हूँ जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, कुमारा देवी स्टाइल का है। बोलता था कि अगर हम आएंगे तो धर्मपत्नी जी के साथ फोटो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। जो कुमारा देवी हैं वो प्रिंसेस हैं। कहाँ की प्रिंसेस हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि अपने बिहार की प्रिंसेस हैं, लिच्छुई की प्रिंसेस हैं। कुछ लड़का लोग को देखिएगा, पूछेगा, अगर कोई लड़का से आप बाहर जाइएगा, अगर यार दोस्त है ना, तो पूछेगा कि चलोगे मटन खाने, मैडम से पूछ के आते हैं। अरे जहरे खा लो ना, मैडम से क्या पूछोगे, जहर खा लो। पर लड़की लोग को भी पसंद है मैं हूँ जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, वो सब लड़का लोग को भी पसंद है भाई। गाली नीचे लिखने स्टार्ट करेंगे कि सर आप मिसोजिनिस्ट हैं। हु वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द तक्षशिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बंधु, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए सब पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब क्या हुआ, हम इसलिए बनाए कि ताकि आप जॉन मार्शल के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाए या जॉन हॉपकिंस के साथ कंफ्यूज कर जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको हम बताते हैं। देखिए जो तक्षशिला का साइट है, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है मेरे बंधु। मेरी जान इस चीज को याद रखिएगा कि तक्षशिला के ही प्रोडक्ट कौन है, तक्षशिला के प्रोडक्ट हैं सुश्रुत। इस चीज को याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त किसके प्रोडक्ट हैं, तक्षशिला के प्रोडक्ट हैं। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में अंतर क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो लबासना है, नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है, जेएनयू है। नालंदा यूनिवर्सिटी लबासना है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या है, ये कोचिंग संस्थान है। ये कोई डिग्री नहीं देंगे, ये खूब आपको ट्रेन कर देंगे, पर ये आपको डिग्री नहीं देता था। नालंदा यूनिवर्सिटी डिग्री देता था, आपको सर्टिफाई करता था। तक्षशिला वाज मोर लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर। और इसी तक्षशिला के प्रोडक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तक्षशिला के प्रोडक्ट कौन है, सुश्रुत हैं, ये सारे उसी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो तक्षशिला सबसे ओल्डेस्ट है, याद रखना होगा। जो तक्षशिला जो साइट है, इसको खोज जो करता है उस आदमी का नाम है द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ अच्छा आर्कियोलॉजी बताइए किस मंत्रालय के अंदर है मेरे बंधु? आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है किस मंत्रालय के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज याद रखिएगा। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये नींव रखते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। पर जॉन मार्शल जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जॉन ये खोज कौन करते हैं इस साइट को, पहली बार आइडेंटिफाई तक्षशिला को कौन करते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। पर तक्षशिला के बारे में जो हम लोग को डिटेल मिलता है, जो हमारा ज्ञान बढ़ता है, वो जॉन मार्शल का दिया हुआ है। जॉन मार्शल इस पर रिसर्च करते हैं, पर पहली बार इस साइट को आइडेंटिफाई अगर पूछेगा तो उसका करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम है। जॉन मार्शल से कंफ्यूज मत करिएगा। तक्षशिला के बारे में जितनी जानकारी अभी हम लोग को उपलब्ध है वो जॉन मार्शल के रिसर्च से उपलब्ध है, पर उस साइट को आइडेंटिफाई करने वाला अलेक्जेंडर कनिंघम है। हमको कहा गया है कि 1 घंटा के अंदर ख़त्म कर दीजिएगा किसी भी स्थिति में। अब बताइए हम कैसे ख़त्म करेंगे? हमको भी सब जान मार के रख देंगे कि 1 घंटा के अंदर ख़त्म करिए। हु वाज द, क्योंकि बच्चा वीडियो नहीं देखता है फिर। हु वाज द फर्स्ट ग्रेट सुल्तान टू विजिट मोइनुद्दीन चिश्ती? मोहम्मद बिन तुगलक मेरे बंधु। पहला, अभी हमको बताया ना, ये बताना वहाँ पे भूल गए, सबसे बड़ा सुल्तान जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक, इनका दीवाना बन जाता है और खूब इस साइट को विजिट करता था, मोइनुद्दीन चिश्ती वाले दरगाह को। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है इसको। जो वहां पे आपको दरगाह के बारे में बताया ना मोइनुद्दीन चिश्ती पे, वहीं पे आप कर लीजिएगा। द टर्म घोघना इन द एंशिएंट टाइम रिफर्स टू व्हाट? द टर्म घोघना गेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, सैक्रिफाइशियल रिचुअल को नहीं करता है, गेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। ये सब लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट है यार, ये सब सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है ना। लेटर वैदिक काल में है, लेटर वैदिक काल में है। तो अब थोड़ा सा कुछ और अब बात हो गई तो बता ही देते हैं। गोधुली, आप देखिएगा अगर आप गांव देहात में रहे हैं ना तो लोग बोलता है कि गोधली बेला में मत सोइएगा। मतलब गोधली बेला क्या है कि मतलब
रात स्टार्ट हो रहा है और दिन ढल रहा है, वो एक ऐसा समय आता है ना कि गोधूली बेला होता है। लोग कहता है कि गोधूली बेला में नहीं सोना चाहिए, आप मतलब लेथार्जिक हो जाते हैं। गोधूली जो लेटर वैदिक पीरियड में, जो वैदिक काल में टाइम को कहा जाता था। जो घोघना के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, ये कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में इसका जिक्र किया हुआ है ना। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है यार, ये सब कुछ फैक्ट है। स्टेट पीसीएस फैक्ट पूछ लेता है, तो अगर हम लोग फैक्ट नहीं भी पूछेंगे ना, तो आपके साथ बेईमानी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है। द लायन कैपिटल ऑफ द अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बंधु, है ना। किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो यार, अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। अब हम 1 घंटा में कैसे ख़त्म करें, हमको समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? सैफ्ट कहते हैं। ये पिलर के बारे में आपको हम बता रहे हैं, इसको आप कहते हैं सैफ्ट। ये जो है ना, ये है लोटस पेटल्स। आप देखिए, ये वाला जो है, ये सब लोटस पेटल दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड एज द लोटस पेटल। ये पिलर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये वाला जो है ना, आप देख रहे हैं ये चीज, दिस इज कॉल्ड एज द एबेकस। ये मेंस में भी लिख लीजिएगा। ये जो एनिमल इसके ऊपर रहता है ना, इसको कहा जाता है कैपिटल। और एक चीज को याद रखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक ही, कितना उस समय का टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ था कि ये नहीं कि ये अलग है और इसको जोड़ा हुआ है और इसको फिर अलग से जोड़ा हुआ है, एनिमल को अलग से जोड़ा हुआ, नहीं। एक ही, एक पूरा चट्टान इन लोग लिए हैं, रॉक को लिए हैं, इसी को काट काट के इसी में लोटस बना दिए हैं, इसी में एबेकस बना दिए हैं, इसी को काट के ऊपर से एनिमल भी लगा दिए हैं। मतलब क्या टेक्नोलॉजी है। और मैक्सिमम अगर आप देखिएगा ना, तो ये सब चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। चुनार कहाँ है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चुनार सैंडस्टोन से जितने पिलर्स हैं, सारनाथ पिलर्स वगैरह चुनार सैंडस्टोन से बने हुए हैं। देखिए, हम इसके लिए एक कोड बनाए हैं। इंजीनियर लोग, एक कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना। गेट वेट का अगर आप तैयारी करते होंगे तो BHEL NTPC के लिए मरते होंगे, है ना। तो BHEL से याद रखिएगा, भेल एक PSU है। B मतलब बुल, H मतलब हॉर्स, E मतलब एलिफेंट, L मतलब लायन। अब आप हमको बताइए कि इस सारनाथ वाले में लायन का मतलब क्यों है? लायन ही एनिमल को क्यों चुना गया है? देखिए, भगवान बुद्ध किस क्लैन के हैं? शाक्य क्लैन के हैं। राजपूत हैं भगवान बुद्ध भी राजपूत हैं और महावीर भी राजपूत हैं। जो शाक्य क्लैन है, वो राजपूत का एक गोत्र टाइप का सिस्टम है, राजपूतों का में एक गोत्र है। इसीलिए शाक्य क्लैन जो है, उसका जो सिंबल है, उसका जो, आप समझ रहे हैं ना, गोत्र का जिस तरह से होता है, वो क्या एक्वेरियन इस तरह से नहीं देखते हैं, बिच्छू बना देगा, ऐसा बना देगा। तो जो शाक्य क्लैन का जो सिंबल है, वो है लायन। और भगवान महावीर किसके हैं? शाक्य क्लैन के हैं। शाक्य इज अ क्लैन ऑफ राजपूत, तो वहां से निकलता है। इसीलिए लायन जो है, इनके एबेकस पे रखा हुआ है, यहां पर सिग्निफाई किया हुआ है। फिर आप सोच सकते हैं कि हॉर्स क्यों है? ठीक है, तो आपको याद है, कंथक से निकलते हैं, तो रात में निकलते हैं, तो हॉर्स का मतलब जो भी एनिमल है ना, इनके लाइफ पे कुछ ना कुछ उसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए होता है। जैसे लोटस पेटल का क्या सिग्निफिकेंस है? लोटस किस चीज को दर्शाता है? अगर आप लोटस को देखेंगे, ये किस चीज को फ्रॉम द मडी टू द फ्रेग्रेंस। आप देखते हैं ना कि वो लोटस क्या है, वो कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ में भी सुगंध को फैलाता है ना। तो इट टेक्स अ पर्सन जिसका जीवन कुलसित है, परेशान है, मडी है, उस मडी से उसको सेलिब्रेशन की तरफ ले जाते हैं, भगवान बुद्ध ले जाते हैं। इसलिए मडी टू द फ्रेग्रेंस सिंबल है। मतलब हर चीज का एक ना एक सिंबल है, एक ना एक इंपॉर्टेंस है मेरे बंधु, इसीलिए ये चीज हुआ है। चूज द वन दैट केम, ये सब चवन्नी भर का सवाल है। अगर आपको फ्लो नहीं याद है, तब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन आता है। ये जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार खोलिएगा, उसमें हम पूरा फ्लो बताए हुए हैं कि कौन डायनेस्टी कब आता है। अगर फ्लो नहीं पता है तो आपके लिए दुखद है ना। बहुत लोग इसमें कुछ और मारा होगा। करेक्ट आंसर उसका इंडो ग्रीक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द किंगडम ऑफ द अवंती अंडर द मगध किंगडम? इसका करेक्ट आंसर मेरे बंधु शिशुनाग है। आप जाकर देख लीजिएगा, खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं, पर थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं। शिशुनाग कहाँ के हैं? ही वाज द प्रांतपाल ऑफ काशी। ठीक है, काशी के प्रांतपाल हैं। ही वाज द प्रांतपाल ऑफ द काशी। और क्या हैं, किस पीरियड में रूल कर रहे हैं? अगर
412 से 344 BC में रूल कर रहे हैं। इनका बेटा कौन है? उस बेटा का नाम है काला अशोक। इस काला अशोक को क्या कहते हैं? काकवर्ण भी कहते हैं। काला अशोक किसके लिए फेमस है? ही मेड द पाटलिपुत्र एज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द मगध। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा कि पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल कौन बनाता है, तो पाटलिपुत्र एज द परमानेंट कैपिटल। ये सारा वीडियो में बताए हुए हैं बंधु, जाकर देख लीजिएगा, है ना। अब बताइए, जो शिशुनाग हैं ये अवंती को मिला देते हैं मगध में और अवंती का साम्राज्य विस्तार कर देते हैं। पर हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि ये कैसे हम आपका बात मान ले? भाई मेरा बात क्यों मानिएगा? मत्स्य पुराण में ये चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसा ये करते हैं। मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि अवंती का एक रूलर है और उसका नाम है नंदी वर्मन। उसको जो है शिशुनाग हराते हैं और शिशुनाग का मात्र एक ही यही कंट्रीब्यूशन है कि अवंती को मगध में मिला के क्षेत्र विस्तार कर देते हैं। जो नए लोग हैं जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में जाइएगा, वहाँ पे खूब डिटेल में बताए हुए हैं, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को कवर कर दिए हुए हैं। ठीक है, काला अशोक के बारे में कुछ और बताइए। अच्छा, जो शिशुनाग में जो काला अशोक आता है, तो एक तो कैपिटल इन लोग पाटलिपुत्र को बनाते हैं और दूसरा कैपिटल जो है इन लोग वैशाली को बना देते हैं। और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है काला अशोक के समय होता है और वैशाली में होता है। कौन उसको हीड करता है? उनका नाम है सबा करीम। उसका सेकंड प्रेसिडेंट जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है सबा करीम लीड करते हैं। मेरे बंधु, हमको 1 घंटा के अंदर ख़त्म करना था। बाकी जो 25 क्वेश्चन है आपका, टोटल 50 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दिए। 1 घंटा के अंदर हमको डिस्कस करना था। अब 25 क्वेश्चन का दूसरा भी बना हुआ है। अब यार उसको अपने आप जो है ना एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन से देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको उम्मीद करते हैं कि इस 25 क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री रहा होगा। जो भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ये जो 25 क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन आप अपने पढ़ लीजिएगा, आपके पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। साइनिंग ऑफ, रोहित।